फाइन स्टूडेंट, तो न्यू चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 5 एज पर लक्ष्मीकांत। और हो सकता है कि नए एडिशन में ये चैप्टर 6 हो गया हो, मगर देख लोगे टॉपिक समझ में आ जाएगा। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो क्लास नंबर 18 इंडियन पॉलिटी, ये जो चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसको हम लोग 5 पार्ट में देखेंगे, 5 लेक्चर में देखने जा रहे हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो सबसे पहला जो सवाल है आज की क्लास का, इस लेक्चर का, क्या भारत डेट इज इंडिया या इंडिया डेट इज भारत, क्या ये फेडरल है या यूनिटरी है? फेडरल मतलब क्या है, राज्य सरकार का भी उतना ही वर्चस्व है, समझे, दैट इज कॉल्ड फेडरल, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का है। क्या ये यूनिटरी है, यानी कि सेंटर पावरफुल है? तो हालांकि ये आंसर तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसको बहुत ही डिटेल्स फॉर्म में देखना विथ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में तुमको मिलेगा। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हर एक आर्टिकल को समझना है ठीक से, जो कि आने वाले समय में हम लोग दूसरे मॉड्यूल में समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। न्यू चैप्टर ही ऑल टुगेदर न्यू चैप्टर है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यहाँ पे देखो, हाँ, जहाँ तक सवाल है भारत का प्रेजेंट पॉलिटिकल मैप का, तो देखो अभी भारत का जो पॉलिटिकल मैप है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो 5 साल पहले था। अभी भारत में 28 स्टेट है, 29 स्टेट नहीं, 28 स्टेट है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। और अभी भी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों ही यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, समझ गए, नंबर 1। तो अभी इंडिया में कितना स्टेट है, हो सकता है इस नोट्स में जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये ओल्ड एडिशन का नोट्स है, तो जहाँ जहाँ नोट्स में मिस्टेक होगा, यानी कि अभी के हिसाब से जो मिस्टेक होगा मैं बताते चलूँगा। और बच्चे लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हो, अच्छे से तुम लोग नोट्स भी बना लोगे बाद में, ठीक है, काम आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो यहाँ पे समझो मैप दिख रहा होगा, और इस मैप में क्लियरली तुम लोग को दिख रहा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर 2 भाग में टूटा हुआ है। एक जम्मू एंड कश्मीर है जिसका बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, और एक लद्दाख है जिसका बाउंड्री तिब्बत के साथ लगा हुआ है, डेट इज चाइना के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसके लिए क्या क्या आर्टिकल्स है, इसके लिए क्या क्या पार्ट है। तो पार्ट 1 वेरी इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट क्लास में बताए थे, क्लास ए में हम बताए थे अलग अलग पार्ट्स। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में हम लोग स्टार्ट किए थे, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था वो भी। शेड्यूल्स, पार्ट्स, आर्टिकल्स, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यहाँ पे समझो कि आर्टिकल्स 1 से लेके 4 तक, 1, 2, 3, 4, जो कि पार्ट 1 के अंदर आता है, वो टोटली डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से। तो कोई पूछेगा कि कौन सा पार्ट या कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के हेडलाइंस से, टॉपिक से, तो बताओगे पार्ट 1 राइट फ्रॉम आर्टिकल्स 1 to 4। और हर आर्टिकल के बारे में हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में। आर्टिकल 1 देखो, आर्टिकल 1 देखो, फर्स्ट आर्टिकल में ही क्या लिखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत। इंडिया क्या है, भारत है। और ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। बच्चे लोग, फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन ऑफ स्टेट, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बहुत अंतर है। देखो, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब एक देश, और देश को अलग अलग राज्य में विभाजित किया गया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया है। मतलब फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि बहुत सारे राज्य एक साथ आए हैं और एक यूनियन बना है, दैट इज कॉल्ड फेडरेशन ऑफ स्टेट। यदि अभी के कॉन्टेक्स्ट में यदि फेडरेशन ऑफ स्टेट समझना चाहो तो यूएसए परफेक्ट एग्जाम्पल है। यूएसए में 50 नेशंस, 50 स्टेट है, सब साथ आए हैं और एक कंट्री बना है, एक नेशन बना है, दैट इज ए यूएसए। तो यूएसए का यदि फुल फॉर्म देखोगे तो उसी में पता चलेगा कि ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स सब साथ में आया है, तब एक कंट्री बना है यूएसए। समझ गए ना? तो हमारा जो कंट्री है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, हमारा कंट्री क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। दोनों के बीच में बहुत अंतर है, विद्यार्थी लोग समझने का कोशिश करो कि हमारा क्या, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसमें बहुत सारा राज्य है, कंट्री फर्स्ट है, उसके बाद राज्य है। फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या है कि बहुत सारे राज्य एक साथ आके एक कंट्री बना रहे हैं, तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। खैर इसके बारे में और भी समझोगे आगे।
आर्टिकल 1 में लिखा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। सेकेंड नंबर देखोगे, द प्रोविजन डील्स विद द टू थिंग्स। इसमें दो चीज़ हमें याद करना चाहिए इस प्रोविजन में, आर्टिकल 1 में। क्या है कि कंट्री का नाम क्या होगा, अब इस पर भी विवाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि भारत होना चाहिए, ट्रेडिशनल नेम होना चाहिए कि मॉडर्न नेम होना चाहिए। तो उस विवाद को, उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने क्या कहा कि चलो दोनों ही नाम रख देते हैं, इंडिया डैट इज़ भारत। ये आपको इंग्लिश टेक्स्ट में मिलेगा। मैं जब देखोगे कि हिंदी टेक्स्ट भी है संविधान का, उसमें क्या लिखा गया है, भारत डैट इज़ इंडिया, यानी कि इस कंट्री को हम इंडिया भी कह सकते हैं, भारत भी कह सकते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ, समझिए बात चलो। दिस प्रोविजन डील्स विद द टू थिंग्स, दो चीज़ हमें, एक तो कंट्री का नाम और दूसरा क्या है कि किस तरह का पॉलिटी होगा यहाँ पे, किस तरह का गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा, क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होगा। तो हम जानते हैं कि वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, पॉलिटी का मतलब क्या, यूनियन ऑफ स्टेट्स है हम लोग फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। अच्छा, जब मैं फेडरेशन का बात कर रहा हूँ तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नजर आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी फेडरेशन का कल्पना किया गया था, बट रियलिटी में कभी हुआ नहीं, क्योंकि पिछली स्टेट ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया उस फेडरेशन में। मैं जब भारत आज़ाद हुआ तो वी बिकम यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि स्टेट को कोई अधिकार नहीं है यूनियन से निकलने का, समझ गए। तो इसलिए राइटली हम कह सकते हैं इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि यूनियन कभी भी छोटा नहीं हो सकता, यूनियन को कोई तोड़ नहीं सकता है, मगर राज्य को तोड़ा जा सकता है। क्यों? आफ्टर ऑल इंडिया क्या है, भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब यूनियन ऑफ स्टेट्स तो स्टेट को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, मगर यूनियन को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। यूनियन ऑलवेज रिमेन सेम। यहाँ पे देखोगे यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो अब यहाँ पे देखोगे बच्चे लोग, देयर वाज नो यूनानिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विथ रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री। अब कई लोग बोल रहे थे कि इंडिया रखो, कई लोग बोल रहे थे कि भारत रखो, तो इस चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट था। एक सुर नहीं था कि इंडिया ही होना चाहिए, ना ही एक सुर था कि भारत ही होना चाहिए। तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत सारे जो वहाँ पे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो भारत नाम सजेस्ट कर रहे थे, और कई लोग यानी कि भारत नेम मतलब ट्रेडिशनल नेम सजेस्ट कर रहे थे, और कई लोग मॉडर्न नेम सजेस्ट कर रहे थे, दैट इज़ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस विवाद को खत्म करने के लिए क्या किया कि चलो ठीक है, दोनों ही यूज़ करते हैं, इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है। और ये इंग्लिश में लिखा गया। मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूँ कि जब इंग्लिश में संविधान बना, शुरू में संविधान इंग्लिश में ही बना है हमारा, तो शुरुआत का जो इंग्लिश वाला जो संविधान है उसमें लिखा गया इंडिया दैट इज़ भारत। मैं बात का जो हिंदी वाला भी संविधान बना, उसका भी असर सेम ही होगा, उसका भी लीगल इम्पैक्ट सेम ही रहेगा, उसका भी वैलिडिटी सेम ही होगा जैसे इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। तो उसमें क्या लिखा गया, भारत दैट इज़ इंडिया। तो हम दोनों संविधान को पढ़ेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि संविधान के हिसाब से जो आज जो हमारा कंट्री है, हम हमारे कंट्री को दोनों ही बोल सकते हैं, हम इंडिया भी बोल सकते हैं, भारत भी बोल सकते हैं। अब बीच में विवाद हुआ था ना कि कंट्री का नाम भारत होना चाहिए कि इंडिया होना चाहिए, बीच में जब G20 का सबमिट हो रहा था तो उस समय विवाद हुआ था इस चीज़ को लेकर, पिछले साल की ही बात है। आगे देखोगे, हाँ सेकेंडली, तो फर्स्ट तो समझ गए कंट्री का नाम रिजॉल्व हो गया, इंडिया दैट इज भारत। सेकेंड क्या है, किस तरह का पॉलिटी होना चाहिए, करेक्ट। तो देखो द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन, हमारा क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, वी आर यूनियन, यानी कंट्री एक है। हाँ ये अलग बात है कि संविधान में फेडरल प्रोविजन भी दिया गया है ना कि डुअल पॉलिटी होगा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेडरलिज्म इन आवर कंट्री। वो फेडरल कैरेक्टर है, यूनियन है हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि फेडरल कैरेक्टर नहीं है, फेडरल कैरेक्टर भी है जहाँ पे स्टेट को अपने हिसाब से चलने का अधिकार भी है। बात समझे, ये गजब का कॉम्बिनेशन है कि देश यूनियन होने के बावजूद भी बहुत सारा फेडरल कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है। तो देखो B.R. अम्बेडकर जी क्या कहते हैं ये फ्रेज को, यूनियन ऑफ स्टेट्स को। तो अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन प्रिफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट, यानी कि B.R. अम्बेडकर जी कहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट ज़्यादा बेटर शब्द है एज कम्पेयर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसका दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, क्योंकि इंडिया का जो फेडरेशन है, इंडिया का फेडरेशन मतलब जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत का, वो अग्रीमेंट से नहीं हुआ है, सब राज्य एक साथ आके एक कंट्री नहीं बनाए हैं, वो अग्रीमेंट से नहीं हुआ है, जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स का जो हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या कि सभी स्टेट एक साथ अग्रीमेंट करके एक यूनियन का हिस्सा बने, हमारा भारत ऐसा नहीं है, हमारा सब राज्य नहीं आया है। इनफैक्ट भारत एक बहुत बड़ा देश है, वो हम लोग छोटे छोटे भाग में तोड़े हैं जस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। बात समझ में आ गया ना। तो इंडिया का जो फेडरेशन यानी कि जो इंडिया का यूनियन है वो अग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में कि स्टेट सब आया, नो, इंडिया इज फर्स्ट,
पहले कंट्री है। नंबर 2 देखो, और यहाँ पे किसी भी राज्य को अधिकार नहीं है कि वो फेडरेशन से वो दूर जाए, यानी कि यूनियन से दूर जाने का किसी का अधिकार ही नहीं है। तो इस टर्म में यूनाइटेड स्टेट्स से हम डिफरेंट हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, सब स्टेट एक साथ आके एक कंट्री बनाए। हमारा ऐसा है ही नहीं, हमारा कोई अग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में। हम एक कंट्री है, फिर हमने तोड़ा है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। दूसरा क्या, किसी भी राज्य को यहाँ से निकलने का अधिकार नहीं है, वो नहीं निकल सकता। कल के दिन में बोले केरला एक अलग कंट्री बनना चाहता था, नहीं निकल सकता वो इंडिया से, क्योंकि वो इंडिया का हिस्सा है। और उसको हमने राज्य इसलिए बनाया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाया है। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा फेडरेशन है वो क्या है, यूनियन है। मतलब जो कम्बिनेशन है, आप फेडरेशन वर्ड गलत मत ले लेना, जो हमारा कम्बिनेशन है कंट्री जो है वो यूनियन है। क्यों, ये इंडेस्ट्रक्टेबल है, क्योंकि इसको तोड़ नहीं सकते हो, कोई निकल नहीं सकता है यहाँ से, कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट यहाँ से निकल नहीं सकता है, इसलिए क्या है, इंडेस्ट्रक्टेबल है। देखो कितना गजब बात है कि आवर कंट्री यानी कि यूनियन क्या है, इंडेस्ट्रक्टेबल है, यानी कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। मगर स्टेट क्या है, डिस्ट्रक्टेबल है। देखो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया ना, बिहार से झारखंड बन गया ना, एमपी से छत्तीसगढ़ बन गया ना, यूपी से उत्तराखंड बन गया ना, हाँ, अरुणाचल से बहुत सारा स्टेट बन गया, सॉरी आसाम से बहुत सारा स्टेट बन गया ना। तो स्टेट का बाउंड्री रीड्रॉ किया जा सकता है, उसको डिमिनिश भी किया जा सकता है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। मगर जो कंट्री है, कंट्री कभी भी घटाया नहीं जा सकता। कंट्री में जो लैंड है वो उतना ही रहेगा। तो यही इसलिए कहते हैं कि हमारा जो फेडरेशन है, हमारा जो यूनियन है वो इंडेस्ट्रक्टेबल है, उसको काटा नहीं जा सकता, उसको छोटा नहीं किया जा सकता है। द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट। देखो कंट्री एक है और उसको अलग भाग में तोड़ा गया स्टेट्स के रूप में, जस्ट ओनली फॉर द कन्वीनियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ठीक से प्रशासन चल सके, इसलिए हमने राज्य को बनाया है। राज्य की वजह से कंट्री नहीं बना, कंट्री की वजह से राज्य बना है। ये दोनों में बहुत अंतर है विद्यार्थी लोग। इसलिए वी आर यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट, जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। ऑल्दो वी आर यूनियन ऑफ स्टेट, उसके बावजूद भी हम लोग बहुत सारे फेडरल कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। फेडरल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फेडरलिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो संविधान में दिया गया, वो फॉलो करते हैं। फिर भी यूनियन ऑफ स्टेट्स में भी हम लोग, यहां पे देखोगे आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। बात समझ में आ गया ना। आर्टिकल 1 यानी कि शुरुआत में फर्स्ट आर्टिकल से ही शुरुआत होता है कि इंडिया दैट इज भारत क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर कहते हैं कि ऑल्दो द कमिटी हैड आस्क्ड द टर्म यूनियन ऑफ सर्टेन बिकॉज ऑफ द सर्टेन एडवांटेजेस, द कंट्री ऑफ इंडिया स्टिल रिमेन्स टू बी फेडरल कैरेक्टर, फेडरल स्ट्रक्चर। हाँ, ये अलग बात है कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया है, यूनियन, वी आर यूनियन ना, एक कंट्री है हमारा, मगर उसके बावजूद भी भारत में फेडरल स्ट्रक्चर तुमको नजर आएगा। स्टेट है कि नहीं है बताओ, स्टेट का अपना लेजिस्लेटिव विंग है कि नहीं है बताओ, अपना एग्जीक्यूटिव विंग है कि नहीं बताओ। तो एग्जीक्यूटिव विंग है, लेजिस्लेटिव विंग है, जुडिशरी, हर एक चीज अपना अपना है, जैसे सेंटर में है। तो उसके बाद भी, हाँ, उसके बाद भी इंडिया फेडरल कैरेक्टर को फॉलो करता है। हाँ, तो इस मॉड्यूल में, इस लेक्चर में हम लोग यही समझने जा रहे हैं कि इंडिया फेडरल फिर कैसे हो गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स होने के बाद फिर फेडरल कैरेक्टर कैसे आ गया इसके अंदर। तो उसी को हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। एंड जितना भी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का फंडामेंटल समझने के लिए कि इंडिया है क्या, फेडरल है कि यूनिटरी है कि दोनों ही है। तो यहां पे समझो, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे ज़्यादा। देखो लंबा समय तक बच्चे लोग, लंबा समय तक ये माना गया कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरलिज्म है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो पावर शेयरिंग है स्टेट्स और यूनियन के बीच में, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है फेडरल स्टेट का, जहाँ पे राज्य भी उतना ही मजबूत है जितना केंद्र मजबूत है। और जानते हो कि हर का ही अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे, और हर राज्य ही बहुत पावरफुल है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम स्कॉलर का शुरू में यही मानना था कि यूनाइटेड स्टेट्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फेडरलिज्म का, फेडरल स्टेट्स का। मगर बाद में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स आए और बोले कि ये गलत है, ये नहीं तय किया जाए, यूनाइटेड स्टेट्स के मॉडल से तय नहीं होगा कि कौन सा कंट्री फेडरल है या कौन सा कंट्री फेडरल नहीं है, या कौन सा कंट्री यूनिटरी है। यानी कि यदि फीचर ज़्यादा है, फेडरल वाला फीचर ज़्यादा है तो फेडरल कंट्री है, और यदि यूनिटरी वाला कैरेक्टर ज़्यादा है तो वो यूनिटरी कंट्री है। सिंपल बात है। तो अब उस हैंगओवर से हमें निकलना होगा
जहाँ पे हम रेफरेंस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को देखते थे। यूएस का मॉडल लिया जाता था, यूएस का जो पावर शेयरिंग था उसका मॉडल लिया जाता है फेडरल स्टेट बनाने के लिए। तो उस हिसाब से देखोगे तो अभी मॉडर्न टाइम में बहुत कम ऐसा कंट्री होगा जो ट्रू फेडरल कंट्री होगा। ये तो अधिकतर कंट्री क्या है, मिक्स है, कुछ यूनिटरी भी है कुछ फेडरल भी है। जैसे इंडिया देखो परफेक्ट एग्जांपल है, ये यूनिटरी भी है फेडरल भी है। यूनिटरी बायस है कि नहीं है, इसलिए केसी वेयर क्या बोलते हैं कि भारत क्या है, क्वासी फेडरल कंट्री है। यहाँ पे देखो बेसिक थिंग अबाउट फेडरलिज्म इज दैट देयर इज नो अग्री डेफिनेशन ऑफ ए फेडरल स्टेट। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज फेडरलिज्म का ये कि कोई डेफिनेशन ही नहीं है फेडरल स्टेट का। अब यूनाइटेड स्टेट्स को तुम लंबा समय तक तुम मान के चले थे कि परफेक्ट एग्जाम्पल, तो वो भी एग्जाम्पल गलत होगा। अब वही बोले कि अदर डिफिकल्टी ये है कि लोगों को हैबिट हो चुका था, स्कॉलर को ये हैबिट हो चुका था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो मॉडल है उसको बोलते थे कि ये सबसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, फेडरल कंट्री है वर्ल्ड का। मैं ये भी बात गलत होगा बोलना। इट इज ऑल्सो सेड दैट एनी अदर सिस्टम दैट डजंट, यानी कि यूएस नोमेनक्लेचर, जो यूएस का जो तौर तरीका है मॉडल है, यदि वो फॉलो नहीं करता है कोई कंट्री, तो वो कंट्री क्या है, फेडरल कंट्री नहीं है। मतलब स्कॉलर्स लोग के बीच में ये फीलिंग्स था, स्कॉलर लोग के बीच में ये बिलीफ था। भाई ये बिलीफ भी धाराशायी हो गया रिसेंट टाइम में, क्योंकि रिसेंट टाइम में कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि जो ट्रू फेडरल हो, ना ही ऐसा कोई कंट्री है जो ट्रू यूनिटरी है। हाँ, यूएसए लास्ट एग्जाम्पल है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स पहला कंट्री है जो इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिश के चंगुल से और अपना संविधान बनाया। तो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जो भी अभी रिसेंट टाइम में 100 साल में 50 साल में जिनको आज़ादी मिला है, कोई भी कंट्री ट्रू फेडरल कंट्री नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे समझोगे बट न्यूमरस कंट्री इन द वर्ल्ड हैव एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे कंट्री है दुनिया में नहीं जिसने अपने अपने संविधान में फेडरल फीचर्स अपनाया है। यदि स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड लगा दोगे यूनाइटेड स्टेट्स वाला फेडरलिज्म का, तो शायद ही बहुत कम कंट्री का संविधान टिक पाएगा और बहुत कम कंट्री का पॉलिटी फेडरल पॉलिटी बन पाएगा। तो इसलिए जो अल्टरनेटिव है फेडरलिज्म चेक करने का, ये होना चाहिए लिबरल एटीट्यूड को लेकर होना चाहिए, यानी कि फेडरलिज्म का वैल्यूज कितना है उस कंट्री में, उस संविधान में, उस कंट्री का संविधान में फेडरल वाला कैरेक्टर कितना है, वो कैरेक्टरिस्टिक कितना है, कितना उसका नेचर, उस हिसाब से तय होगा कि वो कंट्री फेडरल है या नहीं है। समझ गए ना। द रियलिटी इज दैट कंट्री इन द वर्ल्ड आर डिपार्टिंग। देखो रियलिटी ये है कि कोई भी ट्रू यूनिटरी नहीं है, कोई भी ट्रू फेडरल नहीं है। समझे ना, दोनों ही ब्लेंडिंग है, मिक्स। अच्छा यूएस का ही बात करते हो, क्या यूएस पूरी तरीके से फेडरल थोड़ी हो सकता है? यूएस भी यूनिटरी है। याद करो शहादत अब्राहम लिंकन का, जब नीचे का कुछ स्टेट जो साउदर्न स्टेट है, फिलाडेल्फिया सब और भी बहुत सारे स्टेट सब और भी स्टेट नीचे वाला जो टेक्सास सब था, वो बोला नहीं कि हम निकल जाएंगे, सिसीड कर देंगे, तो अब्राहम लिंकन ने चला दिया मिलिट्री, तो खुद निकलने नहीं दिया। तो वो अग्रीमेंट होता है। देखो यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल कैरेक्टर है वो क्या है, इंडस्ट्रक्चरेबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्चरेबल स्टेट्स, यानी कि स्टेट भी डिमिनिश नहीं कर सकते हो और यूनियन भी डिमिनिश नहीं कर सकते हो। तो बहुत तगड़ा वाला चीज़ है। तो स्टेट भी नहीं निकल सकता है और ना ही राज्य ना ही कंट्री निकल सकता है, ना ही कंट्री छोटा हो सकता है। ये वहाँ पे लागू है। तो हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स भी जो फेडरल बोल रहा है अपने आप को, वो भी ट्रू फेडरल नहीं है। दोनों का ही ब्लेंडिंग है, यूनिटरी और फेडरल दोनों का ही ब्लेंडिंग है बच्चे लोग। द क्वेश्चन वेदर अ स्टेट इज अ फेडरल और यूनिटरी, ये डिपेंड, यानी कि कोई राज्य फेडरल है या यूनिटरी है, ये डिपेंड करता है कि कितना डिग्री, कितना एक्सटेंट तक फेडरलिज्म वाला प्रिंसिपल वहाँ पे फॉलो हो रहा है, कितना एक कंट्री के अंदर फेडरल फीचर्स प्रेजेंट है। यदि ज़्यादा प्रेजेंट है तो ज़्यादा फेडरल कहेंगे, कम प्रेजेंट है तो कम फेडरल कहेंगे उसको, ज़्यादा यूनिटरी वाला है तो ज़्यादा यूनिटरी का कंट्री कहेंगे उसको। और जहाँ तक सवाल है भारत का, तो भारत क्या है, क्वासी फेडरल है, मतलब पूरा फेडरल नहीं है मगर कहीं ना कहीं फेडरल है, हाफ फेडरल है वो, मिडल फेडरल है वो। दस इट कैन बी सेड दैट इन रिसेंट टाइम, अभी के टाइम में कह सकते हो कोई भी कंट्री ना ही प्योरली यूनिटरी है ना ही प्योरली वो फेडरल है, बट दोनों का ही मिक्स है। डिपेंड करता है, कहीं पे ज़्यादा यूनिटरी वाला फीचर्स रहता है, कई कंट्री में कम भी रहता है। तो इंडिया क्या है कि यूनिटरी बायस है, यूनिटरी ज़्यादा यूनियन ज़्यादा पावरफुल है। दैट डजंट मीन कि हम लोग फेडरल नहीं है, हम लोग फेडरल भी है, यूनिटरी भी है, मगर यूनिटरी ज़्यादा बायस है, यूनिटरी ज़्यादा ताकतवर है हमारे कंट्री में। समझ गए ना। तो इसलिए केसी वेयर ने जो टर्म दिया था क्वाजी फेडरल, वो करेक्ट भारत के लिए बैठता है कि इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट। तो यहां पे समझते हैं क्या सच में इंडिया फेडरल है या फिर यूनिटरी है। तो कुछ कुछ फीचर्स हम लोग देखने वाले हैं।
और ये फीचर तुमको चीख चीख के बताए कि यस इंडिया के पास जो फीचर्स होना चाहिए फेडरलिज्म के लिए वो है, प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे भले ही हम लोग आर्टिकल 1 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ तो यूनिटरी पूरा दिख गया तुमको, और फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, करेक्ट। उसके बावजूद भी देखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल। जो संविधान में जो प्रोविजन दिया गया है स्टेट्स के लिए भी, यूनियन के लिए भी, यानी कि सेंटर के लिए भी, वो तो है, दोनों का डुअल पॉलिटी है, तो फेडरल है मगर यूनिटरी बायस है। यूनिटरी फीचर्स उसमें ज़्यादा देखो ना, इमरजेंसी प्रोविजन है उसमें सिविल सर्विस का यूपीएससी वाला प्रोविजंस है, ऐसा बहुत सारा प्रोविजंस है। तो उससे दिखता है कि यूनिटरी फीचर्स भी बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट यूनिटरी बायस है हमारे कंट्री में। मगर यदि तुमको कंक्लूड करना हो, तुमको समझना हो कि हमारा भारत फेडरल सिस्टम है, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स तुमको चाहिए। तो इन ऑर्डर टू कम टू द कंक्लूजन वी हैव टू फॉर्मुलेट सर्टेन मिनिमल फीचर, यानी कुछ पैरामीटर्स फेडरल सिस्टम का होना चाहिए। और देखो मिनिमम जो पैरामीटर्स है वो 4 पैरामीटर्स यहाँ पे दिया गया है मॉड्यूल में। फर्स्ट डुअल गवर्नमेंट, तो बताओ भारत में डुअल गवर्नमेंट नहीं है क्या? ना, सेंटर में है, सेंटर का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव है कि नहीं है? स्टेट में भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है कि नहीं? बताओ तो। पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, स्टेट लिस्ट, कंक्वेंट लिस्ट और तुम्हारा यूनियन लिस्ट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेट अपना हिसाब से काम कर रहा है। हाँ, संविधान का सुप्रीमेसी है कि नहीं है? स्टेट सेंटर से पावर डिराइव नहीं करती है, स्टेट कहाँ से पावर डिराइव करती है? संविधान से डिराइव करती है। हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट से पावर डिराइव नहीं करता है, वो भी संविधान से डिराइव करता है। सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से पावर डिराइव करता है, गवर्नमेंट भी पावर संविधान से डिराइव करता है। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पुस्तक सबसे बड़ा सुप्रीम है हमारे कंट्री में, संविधान सबसे सुप्रीम है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसे हम कह सकते हैं कि फेडरल कंट्री है हमारा। एंड लास्ट वन क्या? अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। देखो यदि मनमानी करे, चाहे सेंटर और स्टेट मनमानी करे, चाहे वो लेजिस्लेटिव विंग हो, चाहे वो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव विंग हो, तो कोर्ट को बनाया गया इसलिए ताकि उसका एक्शन को चेक कर सके ठीक से। जिस कंट्री में कोर्ट का सुप्रीमेसी है, इसका मतलब क्या है? वो कंट्री क्या है तुम्हारा? फेडरल है वो, क्योंकि रोकने के लिए, पावर रोकने के लिए बनाया गया उसको कि मिसयूज ना करे अपने अथॉरिटी का। तो ये 4 फीचर्स को हम लोग पढ़ेंगे और फिर समझेंगे क्या इंडिया सच में फेडरल है या फिर यूनिटरी है। तो देखो बच्चे लोग, शुरुआत करते हैं फर्स्ट वन, डेट इज अ डुअल पॉलिटी, डुअल गवर्नमेंट से। देखो डुअल गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट का मतलब तीनों ही विंग। मैंने कहा है ना कि गवर्नमेंट का मतलब तीनों ही विंग हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव भी हो सकता है, जुडिशरी भी हो सकता है। मान के चलो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है, तीनों ही हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझो, डुअल गवर्नमेंट वाइल इन यूनिटरी स्टेट, यूनिटरी स्टेट में यानी कि जहाँ पे सेंटर ही पावरफुल हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ही गवर्नमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड नेशनल गवर्नमेंट। मगर फेडरल जो स्टेट है वहाँ पे 2 गवर्नमेंट होगा, एक नेशनल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा। देखो भारत में है कि नहीं बताओ? हाँ, अभी बिहार राज्य में तुम लोग पढ़ रहे हो, तो बिहार राज्य का अपना सरकार है कि नहीं है? बिहार राज्य का अपना विधानसभा है कि नहीं है? बिहार राज्य का अपना हाईकोर्ट है कि नहीं है? यहाँ पे अपना प्रशासन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यूनिटरी स्टेट में देखते ट्रू यूनिटरी स्टेट जो ट्रू फॉर्म है, तो वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट होता, नेशनल गवर्नमेंट होता। बट जो फेडरल स्टेट है वहाँ पे गुण क्या? डुअल पॉलिटी होगा, सेंटर में भी होगा यानी कि यूनियन में भी होगा, यानी कि नेशनल में भी होगा और स्टेट में भी होगा, जो कि हमारे कंट्री में दिखता है। अच्छा, अ पॉइंट टू बी नोटेड, नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है जो हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। देखो बच्चे लोग, एक कॉन्सेप्ट होता है डेलीगेशन ऑफ पावर। यहाँ पे देखोगे डेलीगेशन ऑफ पावर, जो कि आर्मी लोग को दिया आता है। यहाँ पे देखो डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि पावर मेरे पास है और हमने कुछ आपको दिया पावर का एक्साइजर हम हैं, अथॉरिटी हम हैं, हमने आपको दिया। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से सुनोगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि यूनियन हो, पॉलिटी क्या हो? यूनियन हो, यूनिटरी स्टेट हो, और उसमें क्या है कि स्टेट को बना दिया गया। तुम्हारा जो यूनिटरी स्टेट होगा, यूनिटरी मतलब जहाँ पे सेंटर पावरफुल है, वो स्टेट को भी लेके चल सकती है। मगर उस समय स्टेट कहाँ से पावर डिराइव कर रही है? यूनियन से डिराइव कर रही है। यानी कि फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यूनिटरी गवर्नमेंट भी स्टेट बना सकता है, मगर जब यूनिटरी स्टेट जब स्टेट बना रहा है तो पावर स्टेट को दे रहा है, खुद दे रहा है, और स्टेट पावर उससे ले रहा है। और कभी भी मन करेगा तो फिर पावर छीन ले सकता है। कभी मन करेगा बोले सेंटर को हम पावर नहीं देंगे, हम पावर बैक कर रहे हैं। हमारे कंट्री के साथ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेट भी पावर डिराइव कर रहा है संविधान से और सेंटर भी पावर डिराइव कर रहा है संविधान से। तो सेंटर तो ले ही नहीं सकता है पावर स्टेट से, ये तो प्योर फेडरल कैरेक्टर हो गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। दैट इज, यहाँ से तुम लोग नया कॉन्सेप्ट समझोगे, डेलीगेशन ऑफ पावर।
देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन द केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट देयर कैन बी सब डिविजन ऑफ पावर, सब डिवीजन हो सकता है पावर का, स्टेट में पावर दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू एक्सरसाइज दिस पावर ओनली इफ द नेशनल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट डेलीगेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम पावर टू द कंसर्न स्टेट। तभी संभव है जब नेशनल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो टॉप गवर्नमेंट है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, वो पावर दे, तभी पावर एक्सरसाइज कर सकता है स्टेट सब। और यदि अभी दे दिया, फिर पावर मान लो कि नेक्स्ट ईयर यदि ले लिया वापस, तो फिर स्टेट तो फिर वैसे ही हो जाएगा, एजेंट कुछ नहीं कर पाएगा। अभी देखो इंडिया में जो सेटअप है, क्या है, स्टेट का जो पावर है वो सेंटर ले सकती है? कभी नहीं ले सकती है, क्योंकि स्टेट को जो पावर मिलता है चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, वो संविधान से मिलता है। तो समझ में आ रहा है बच्चे लोग? तो हमारे जो कंट्री में जो पावर है वो डेलीगेशन के थ्रू नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली कंस्ट्रक्ट है पावर स्टेट्स को। इसलिए देखो क्या लिखा गया, फेडरेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर बाय फेडरल गवर्नमेंट टू द स्टेट्स। यानी कि क्या है कि फेडरल स्टेट मतलब वही यूनियन जो स्टेट्स है, जो यूनिटरी है, वो पावर दे रहा है, और पावर दे रहा है तो कभी पावर ले सकता है वापस। वही तुम्हारे थर्ड पॉइंट में लिखा गया है, बच्चे लोग समझने का प्रयास करो कि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है कि किसी भी पॉइंट में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो पावर दी है, डेलीगेटेड पावर, उसको रिवोक कर सकती है, वापस ले सकती है। तो उस समय तो क्या हो जाएगा, स्टेट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टेट जो पावर इंजॉय कर रही थी, वो पावर जो इंजॉय कर रही थी सेंटर के देने के वजह से कर रही थी, पावर फिर चला गया, फिर सेंटर ने ले लिया। तो देखो यूनिटरी स्टेट और फेडरल स्टेट में अंतर आया कि नहीं आया? तो वही देखो, फेडरल स्टेट ऐसा नहीं है, जबकि देखो चौथा नंबर पॉइंट देखो यहाँ पे, फेडरल स्टेट ऐसा नहीं है। फेडरल स्टेट में क्या है कि जितने भी सेवरल स्टेट्स है, जो सिंगल स्टेट बने हैं, ऐसे फेडरल में क्या है कि सब स्टेट का भी अपना अस्तित्व है, समझे? सब जो बने हैं, क्यों? कॉमन इंटरेस्ट के लिए बने हैं, सब साथ में आए हैं, और सबका ही आवाज़ सुना जाएगा, सभी अपने ऑटोनॉमी को एंजॉय करेंगे, अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय करेंगे स्टेट सब। आर यू गेटिंग में? समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए जितने भी कंपोनेंट स्टेट्स है वो सब एजेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, यानी कि दे आर द इक्वल पार्टनर। स्टेट भी इक्वल पार्टनर है, स्टेट के ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते हो। स्टेट्स आर द एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि अब मैं ट्रू फेडरल गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, जहाँ पे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि हर स्टेट का भी उतना ही सम्मान है जितना एक नेशंस का है। वो केवल, समझ रहे हो ना, वो मेन एजेंट है, उसी की वजह से फेडरल गवर्नमेंट बना है। वो अपना ऑटोनॉमी को एंजॉय करेगा, और वो साथ में इसलिए आया क्योंकि कॉमन स्ट्रेटेजी है उसका, कॉमन इंटरेस्ट, इसलिए तो उस यूनियन का हिस्सा बना है वो। समझ गए ना? तो ऑल्सो बोथ फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द सेम सोर्स, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यूनिटरी स्टेट में क्या था कि जो स्टेट पावर डिराइव कर रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो है वो पावर जो डिराइव कर रहा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिराइव कर रहा था, वो नेशनल गवर्नमेंट से डिराइव कर रहा था। मगर एक फेडरल कंट्री में जो फेडरल स्टेट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, जो स्टेट्स है, वो पावर जो डिराइव करेगा वो संविधान से ही डिराइव करेगा, जहां से सेंटर भी कर रहा है। तो ये जो चीज है संविधान, यही अलग बनाता है, यही फेडरल बनाता है। तो हमारे संविधान में डुअल पॉलिटी का बात है, और स्टेट भी पावर डिराइव कर रही है, संविधान से डिराइव कर रही है ना, बल्कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसाइड कर रही है। समझ गए ना? तो ऑल्सो बोथ फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब नेशनल गवर्नमेंट, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि नेशनल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपना जो पावर डिराइव कर रही है, ऑथोरिटी डिराइव कर रही है, वो कहाँ से कर रही है? सेम सोर्स से कर रही है। और सेम सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो नंबर 1 क्राइटेरिया कंप्लीटेड। तो यहां समझ में आ गया कि चलो भाई इंडिया के साथ तो मैच करता है वो बढ़िया से। दूसरा देखेंगे नंबर 2 का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है कोई भी कंट्री को फेडरल बनने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फेडरल स्टेट में जहाँ पे स्टेट का भी चलती है और सेंटर का भी चलती है, दैट इज अ फेडरल स्टेट, कि बेसिक ऑब्जेक्टिव और रिलेशन सेंटर और स्टेट के बीच में पूरी तरीके से स्थापित रहता है। पावर आपके पास कितना रहेगा, पावर मेरे पास क्या होगा, क्या तरीका होगा पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो सब रहता है। क्या नहीं है इंडिया में क्या ये चीज़? हाँ, लेजिस्लेटिव विंग है, एग्जीक्यूटिव विंग है, बीपीएससी होता है बिहार में, तो सेंटर में यूपीएससी हो रहा है, एमपी में एमपीपीएससी हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी अपना पीसीएस हो रहा है। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है राज्यसभा में भी। तो इसलिए फेडरल स्टेट में द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिलेशन बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स इन्वॉल्व ए डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि पावर डिवीजन है, एंड मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तरीका भी है। तरीका क्या है? विधानसभा है कि नहीं है, यहाँ पे सरकार है कि नहीं है, सेंटर में भी सरकार है, सेंटर में भी सेंटर में भी पार्लियामेंट है। तो पावर बहुत अच्छे से डिवीजन होता है, बहुत ही कोऑपरेटिव तरीके से पावर डिवीजन होता है।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो रहा होता है, समझे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फेडरल स्टेट बनने के लिए। होप सो बच्चे लोग समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। सब पॉइंट को इलैबोरेट करना है, चीज़ों को समझना है अच्छे से। नंबर 3 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ देखो ना, अभी जितना ही पावर डिराइव हो रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट करे चाहे हाई कोर्ट करे, हाँ इनफैक्ट देखो ये भी बात स्पष्ट लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ऊपर है। दैट डजंट मीन कि जो हाई कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट भी पावर डिराइव कर रही है संविधान से ही, सुप्रीम कोर्ट भी पावर डिराइव कर रही है संविधान से ही, समझे ना। सेंटर भी पावर डिराइव कर रही है संविधान से ही, स्टेट भी पावर डिराइव कर रही है संविधान से ही। तो देखो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हाँ, चाहे वो लेजिस्लेटिव विंग हो, एग्जीक्यूटिव, सब पावर डिराइव करता है संविधान से। तो देखो एक फेडरल जो स्टेट होता है डिराइव इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ईच स्टेट, यानी कि संविधान जिसने फेडरल स्टेट बनाया है, तो इसलिए फेडरल स्टेट को भी संविधान ही पावर देती है आगे रन करने के लिए, आगे चलने के लिए। एवरी पावर, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे जुडिशियल हो, जो भी फेडरेशन का हिस्सा है, जो भी यूनियन का हिस्सा है, जो भी कंपोनेंट्स है उसके अंदर, सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के ही अधीन है, उसी के कंट्रोल के अंदर आते हैं। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को बनाया है। और इसलिए प्रेसिडेंट का ये कर्तव्य बनता है कि वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में काम करे, वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में काम करे, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे तुम्हारा चीफ जस्टिस हो यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों काम है संविधान को बजा के लेके चलना। संविधान ने बनाया है, संविधान ऑल टुगेदर पावरफुल है कंट्री में। यदि किसी भी कंट्री में संविधान सबसे पावरफुल है तो वो कंट्री क्या है, फेडरल है, क्योंकि पावर वहीं से डिराइव हो रहा है सभी विंग के लिए, सभी आर्म्स के लिए, सभी ऑर्गन्स के लिए। आगे देखो, ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट्स। अब यहाँ खुद देखो ना, ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट को बनाया गया इसलिए कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव संविधान के हिसाब से काम कर सके। अब देखो संविधान को बचाने का बात है कि नहीं यहाँ पे। तो इन फेडरल स्टेट द लीगल सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल टू एग्जिस्टेंस ऑफ द फेडरल सिस्टम। सही बात है। एक फेडरल स्टेट में जहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर रह रहे हैं, दोनों पावर डुअल पॉलिटी को एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे जरूरी है कि संविधान का सुप्रीमेसी मेंटेन रहे, क्योंकि संविधान का जो सुप्रीमेसी है, संविधान का वर्चस्व मेंटेन होगा तभी पावर ठीक से चल पाएगा आगे। नहीं तो संविधान को कोई तोड़ देता है, संविधान को कोई बर्बाद कर देता है, फिर वो इनडेड चला जाएगा गवर्नमेंट, समझे, हो सकता है राज्य भी निकल जाए। तो ऐसा नहीं होना है। तो यदि हमको सिस्टम को ठीक से लेके चलना है तो जरूरी है कि संविधान को हम प्रोटेक्ट करें, समझ गए। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देमसेल्व्स। सही बात है ना। तो जरूरी है कि जो डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में, या फिर डिफरेंट ऑर्गन के बीच में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, समझे, जुडिशरी, चाहे वो सेंटर लेवल पे हो, चाहे वो तुम्हारे स्टेट लेवल पे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है, उसको आगे लेके चलना जरूरी है। एंड ये तभी हो सकता है जब जुडिशरी पावरफुल हो, जब जुडिशरी ठीक से इंटरप्रेट कर सके। एग्जाम्पल देखो, दिस इज सिक्योर्ड बाय वेस्टिंग इन द कोर्ट फाइनल पावर, यानी कि कोर्ट को फाइनल पावर दिया गया है संविधान को इंटरप्रेट करने का। और कोई भी एक्शन जो संविधान के दायरे में नहीं है, संविधान के विरोध में है, तो उसको कोर्ट जुडिशरी क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है। तो इतना पावर है। तो हम कह सकते हैं कि जुडिशरी को इसलिए बनाया गया, जुडिशियल आर्म को इसलिए बनाया गया ताकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अपना मनमानी नहीं कर सके और संविधान बच सके। और संविधान जब तक बचा रहेगा तब तक फेडरल पॉलिटी कैरी होगा आगे। आर यू गेटिंग मी, समझ पा रहे हो। दिस इज सिक्योर्ड बाय वेस्टिंग इन द कोर्ट फाइनल पावर to interpret the constitution and nullify any action taken by any branch of the government or their different organs। different organ मतलब क्या है कि हाँ, administrative branch also when they violate the provisions of the constitution, यानी कि बचाने का काम जुडिशरी बचाने का काम करेगा। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा काम ना करे जिसके वजह से संविधान का प्रोविजंस में वायलेशन आए कोई। हाँ, तो बच्चे लोग देखो अब आते हैं भारत पे। हाँ, अब देखते हैं, ये हम लोग पहले देख चुके हैं ना कि जो बेसिक फेडरल सिस्टम होना चाहिए, 4 चीज़ होना चाहिए। डुअल गवर्नमेंट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट होना चाहिए। तो आगे देखो, जहाँ तक सवाल है भारत का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली फेडरल इन फॉर्म। सही बात है ना। हमारा जो भारत का जो संविधान है वो फेडरल कैरेक्टर का ही है। मोस्ट ऑफ द एसेंस क्वालिटी जो फेडरल गवर्नमेंट में जो क्वालिटी चाहिए वो सब क्वालिटी हमारे अंदर प्रेजेंट है। और स्पेशली जो 4
पैरामीटर का बात करें तो चारों पैरामीटर हमारे पास है ताकि संविधान ठीक से आगे बढ़ सके बढ़िया से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मार्क्ड बाय ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम। देखो जैसे भारत का जो संविधान है उसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट जो ट्रेडिशनल जो पहले से हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस तरह का फेडरल सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, तो भारत के संविधान में वो चीज़ दिखता है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं बताओ तो। इस बार जो जनरल इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो कितना बड़ा मुद्दा था। और सरकार को देखा, सरकार को ला दिया ना उसमें कोलिशन सरकार में कि संविधान को बदल देगा ये सरकार। देखो क्या हुआ, 240 में सिमट गया ये सरकार। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है भारत का भी। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, समझे, एग्जिस्टेंस ऑफ डुअल गवर्नमेंट, डुअल पॉलिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। Not much pains need to be taken to demonstrate that a political system introduced by our constitution poses all the oversaid issues। यानी कि क्या सब हम जानते हैं कि ये चारों फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है। दिन रात हम लोग देख रहे हैं ये चीज़ को, है कि नहीं बताओ तो। यहाँ पे सरकार चल ही रहा है तुम्हारा राज्य में, केंद्र में भी सरकार चल ही रहा है, यहाँ पे भी हाई कोर्ट चल ही रहा है, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट चल ही रहा है। हाई कोर्ट कई बार नलीफाई कर देता है एक्ट को, सुप्रीम कोर्ट कई बार नलीफाई कर देता है एक्ट को। तो ये दिन रात हम लोग देख ही रहे हैं इस चीज़ को, समझ गए ना। तो यस, इंडिया इज फॉलोइंग द फेडरल कैरेक्टर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल कैरेक्टर बहुत अच्छे से लिखा गया, बहुत अच्छे से दिया भी गया है। यहां पे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम ऑर्गेनिक लॉ। सही बात है ना, जो हमारा जो संविधान है वो सुप्रीम ऑर्गेनिक लॉ है हमारे कंट्री के लिए, प्योर लॉ है हमारे लिए। हाँ, चाहे वो यूनियन के लिए हो चाहे वो स्टेट्स के लिए हो। यूनियन और स्टेट्स को संविधान के हिसाब से ही काम करना है। यदि कोई राज्य कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से नहीं चले तो सेंटर के पास पावर है कि वहाँ गवर्नर रूल भी लगाया जा सकता है। आर्टिकल 365 जो नेशनल इमरजेंसी जो प्रोविजन है तुम्हारा, हाँ, एक स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल 365 भी है, ठीक है, आर्टिकल 356 भी है। तो दोनों ही आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 दोनों को ही यूज़ किया जा सकता है गवर्नर प्रेसिडेंट रूल के लिए। तो आर्टिकल 365 में जाके देख लेना बच्चे लोग, उसमें लिखा गया कि संविधान के हिसाब से काम नहीं करोगे, स्टेट जब मशीनरी फेल हो जाएगा, संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा, या फिर सेंटर का जो आदेश है उसके हिसाब से नहीं चलेगा, तो गवर्नर रूल प्रेसिडेंट रूल लगाने का ताकत है सेंटर को। तो दोनों को संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है यूनियन और स्टेट के बीच में, समझे। सुप्रीम कोर्ट सबसे हेड है जुडिशरी का, एंड इट इवेंचुअली गार्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ही गार्ड करता है कि ठीक से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी उल्लंघन होगा तो कोर्ट में मामला पहुंचेगा, फिर कोर्ट संज्ञान लेगी अपना। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा वहाँ पे, जैसे सेक्शन 6 के लिए बैठा हुआ था रिसेंट टाइम में। वी हैव सीन इन फेडरल कैरेक्टर, हम लोग देखे थे ना फ्रेटर्निटी को लेके जो न्यूज़ चल रहा था। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस बेसिक फेडरल फीचर्स। इसलिए जो फेडरल फीचर जो दिया गया है भारत में, जो 4 जो फेडरल फीचर्स है, उसे हम कह सकते हैं कि हम क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जरूर है। हम फुल फेडरल भी नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनिटरी जो फीचर्स है वो बायस है, वो ज़्यादा है। इंडिया, इसका मतलब ये नहीं कि फेडरल नहीं है, इंडिया फेडरल भी है, समझे ना। इंडिया फेडरल भी है, यूनिटरी भी है, यूनिटरी बायस है। दैट डजंट मीन कि हम फेडरल नहीं, हम क्वाजी फेडरल है एज पर केसी वेयर। और यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन में दिख रहा होगा कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, नीचे हाई कोर्ट है ना। हाई कोर्ट से नीचे देखोगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट सब है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाँ, सेशन कोर्ट मिलेगा। वो अलग अलग जज बैठते हैं, सिविल जज बैठते हैं, सीनियर बेंच सीनियर डिवीजन होता है, फिर जूनियर डिवीजन भी होता है सिविल जज का। एक तरफ देखोगे तुम्हारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं, वो भी फर्स्ट क्लास के होते हैं, सेकंड क्लास के होते हैं। और अलग से ट्राइब्यूनल्स भी होता है। ट्राइब्यूनल्स क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज सब है। हालांकि इस चीज़ के बारे में तुम आने वाले समय में डिटेल में देखने वाले हो। दैट्स इट, कंप्लीटेड।